हेलो व्यूअर्स, मैं हुसैन जावेद न्यू डॉन को लेके एक बार फिर आपके साथ मौजूद। टैगलाइन आपके सामने, अमिताभ मीट्स डेथ। अमिताभ बच्चन, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ऐसी मुतद्दद फिल्म्स हैं उनकी जिसमें वो 12 मौत का शिकार हुए और कई फिल्मों में वो मौत के शिकंजे से बाहर आ गए। कई बार क्या होता है कि बीइंग एंग्री यंग मैन, ये चीज़ें स्क्रीन पे बड़ी अच्छी लगती हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं कि खून में लथपथ अमिताभ है, सामने एक विलन है और अमिताभ शायद चल भी नहीं पा रहे, लेकिन उस वक़्त उनका हीरोइज़्म जागता है, उनका एंग्री यंग मैन जाग जाता है, उनकी आँखों का गुस्सा सामने आ जाता है और वो अपने ज़ख्मों को बालाए ताक रखते हुए, साइड पे रखते हुए विलन को उसके अंजाम तक पहुँचा देते हैं और बाद में वो बच भी जाते हैं और फ़िल्म हैप्पी एंड के साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिन फ़िल्म्स में हम इस तरह के रोल अदा करते हैं कि हम उसमें मर भी जाते हैं या मौत के चुंगल से बच भी जाते हैं। कई बार असल ज़िंदगी में ऐसी ही घटना हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही वाक़या हमारे सामने आ जाता है और हमारी पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में कहीं न कहीं खो जाती। ऐसा ही कुछ हुआ 26 जुलाई 1982 को। अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई की फ़िल्म कुल्ली की शूटिंग कर रहे थे बैंगलोर में और एक स्पेसिफिक सीन था। वो सीन बैंगलोर यूनिवर्सिटी के अंदर पिक्चराइज़ किया जा रहा था। एक एक्शन सीक्वेंस था। यूनिवर्सिटी के एक हॉल में अमिताभ बच्चन और विलन पुनीत एसर के दरमियान हाथापाई होती है। अमिताभ इस फ़िल्म में एक मुसलमान इकबाल का रोल प्ले कर रहे थे और फ़िल्म के सीन के हिसाब से पुनीत एसर ने अमिताभ को उठा के एक टेबल की तरफ फेंकना होता है और उनके पेट में एक मुक्का मारना होता है, एक घूसा मारना होता है और सीन एग्ज़ैक्टली ऐसे ही पिक्चराइज़ होता है, शॉट ओके हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन उस सीन के बाद आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते बाहर लॉन में आ जाते हैं और लॉन में लेट जाते हैं। तो चूँकि वैसे वो एक ब्रेक चल रही होती है उस सीन के बाद और लोग अमिताभ के सीन पे, उनके शॉट पे उनको एप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि जो पेन उन्होंने अपने चेहरे पे दिखाया, पुनीत एसर का वो मुक्का खाने के बाद, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ के चेहरे पे उस वक़्त आने वाले जो दर्द के तासुरात थे, जो तकलीफ़ की शिद्दत थी, वो असली थी। हुआ ये कि जब पुनीत एसर ने उनको उठा के टेबल के ऊपर दे मारा और वो उनकी कमर पीछे टेबल को लगी, तो कहीं टेबल में कोई उस लकड़ी का हिस्सा उनकी आँत को नुकसान दे गया और उस वक़्त अमिताभ को इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन दर्द की एक लहर उठी। और जब अमिताभ को लगा कि दूसरा सीन भी रेडी होने वाला है, देसाई साहब की कॉल आ सकती है, ऐन टाइम पे अमिताभ ने देसाई साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो आज मुझे ऑफ दे दें। तो वो शूटिंग कैंसल कर दी गई। वेस्ट एंड होटल है बैंगलोर में, वहाँ पे अमिताभ उनका स्टे था, वो वहाँ जाते हैं अपने होटल में, उनकी फैमिली पहले से ही वहाँ पे होती है और अमिताभ को लगता है कि यार ये पेन नहीं जा रहा। उन्होंने पेन किलर भी खाए और देसाई साहब 1-2 डॉक्टर्स को लेके भी आए जिन्होंने कहा खतरे की कोई बात नहीं है, आपको हल्का-सा पेन है, आप ठीक हो जाएँगे, आज आराम कर लीजिए। लेकिन रात को अमिताभ को लगा कि हालात सीरियस हैं और उन्होंने जया बच्चन को ये कहा कि मुंबई में जो उनके ज़ाती डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाह, उनको फ़ौरन बैंगलोर में कॉल किया जाए। जया बच्चन ने वैसे ही किया। डॉक्टर शाह को अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन 27 जुलाई की सुबह बैंगलोर ले आए और उन्होंने अमिताभ का मुआयना किया। अब हो क्या रहा था कि अमिताभ की हालत गैर हो रही थी और सबको लग रहा था कि कल जो वो फाइट सीक्वेंस था, वो किसी हादसे में बदल चुका है और अमिताभ की सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब है। वो शायद आज नहीं तो कल, बल्कि कई दिन तक शायद शूटिंग के काबिल ना हो सके। कोहराम मच गया। लेकिन ये खबर अब इतनी बाहर नहीं आई थी। फिर हम ये उसमें देखते हैं कि बैंगलोर के हॉस्पिटल में अमिताभ बच्चन को एडमिट किया गया और कहीं न कहीं लग रहा था कि उनकी आँत की तरफ से मसला बढ़ रहा है और उनको उनमें कमज़ोरी आती जा रही थी, वो बेहोशी का शिकार हो रहे थे, काफ़ी खून उनका बह चुका था। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ऐसे में हैरानकुन तौर पे बैंगलोर में इंडिया के उस दौर के मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि भट्ट मौजूद थे।
और जया बच्चन के इल्म में आया तो उन्होंने डॉक्टर शशि भट्ट से रिक्वेस्ट की कि काइंडली आपका पेशेंट बेंगलोर के हॉस्पिटल में आप उसको देखने के लिए आ जाएं। डॉक्टर शशि भट्ट अपने मसरूफ तरीन शेड्यूल के मुताबिक आए और जब उन्होंने अमिताभ का मुआयना किया, चेकअप किया, तो वो एक चीख उठे और उन्होंने कहा कि इनको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद की अशद ज़रूरत है और इस अस्पताल में वो सहूलियात बहुत कम है और मुझे लगता है कि अगर हमने शाम तक देर कर दी तो अमिताभ की ज़िंदगी को ख़तरात लाख हो सकते हैं। फिर क्या था? हर तरफ ख़तरे का अलार्म बज चुका था। मायूसी, खौफ, घबराहट, ये सब कुछ आ गया और शाम तक ये खबर हर जगह फैल गई कि बॉलीवुड के अजीम तरीन एक्टर अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, इस वक्त जिंदगी मौत की कशमकश में जुट चुके हैं और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। बेंगलोर के हॉस्पिटल में वो सहूलियात नहीं थी और उनको हर हालत में बॉम्बे ले जाना ज़रूरी हो गया था। लेकिन क्या अमिताभ की हालत ऐसी थी कि उनको बॉम्बे ले जाया जाता? उस दौर में एयर एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ये अर्ली 80s की बात है। और डॉक्टर भट्ट ने कहा कि मैंने अमिताभ की चोट को देखा है, वो चोट सूज चुकी थी, स्वेल हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा खून वहाँ से बह चुका है और जब वो चोट स्वेल हुई है तो वो जो ज़हर है वो सारे बदन में फैलने का ख़तरा है। तो जितनी देर से हम इसमें जितनी देरी करेंगे अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी उतनी ही खतरात में घिरती जाएगी। तो वक्त कम था, मुकाबला सख्त था और फैसले लेने थे। अजिताभ वहाँ पे थे, अमिताभ बच्चन वहाँ पे थे, यश जौहर वहाँ पे थे, देसाई वहाँ पे थे और फिर फैसला ये किया गया कि इनको अब बॉम्बे ले जाना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उस टाइम कोई मैंने पहले कहा कि एयर एम्बुलेंस थी नहीं। बहुत ऊपर तक बात की गई एयर इंडिया की, एक बिजनेस क्लास में थोड़ी सी तब्दीली की गई हंगामी तौर पे, उसको एक वक्ती एयर एम्बुलेंस के तौर पे तैयार किया गया और वो फ्लाइट बेंगलोर पहुंच गई और 31 जुलाई रात 3 बजे बेंगलोर से ये फ्लाइट जिसमें अमिताभ बच्चन जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे थे वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे आ गई। बॉम्बे में उस वक्त शदीद बारिश हो रही थी और उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ले जाया गया जो जदीद सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल था। वहाँ पे फ़ौरन उनकी सर्जरी की गई, उनकी आंत की, मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि वो खून अभी भी वहाँ से रस रहा था, खून का रिसाव रुकने में नहीं आ रहा था, हालात ख़राब हो रहे थे। अमिताभ में खून की कमी हो चुकी थी और उनको तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 60 यूनिट खून दिया गया। बाहर उनके जितने भी फैंस थे, आप उसमें हिंदुओं को कह लें, मुसलमानों को कह लें, सिखों, ईसाइयों, सबको कह लें, पूरी दुनिया में उनके फैंस परेशान हो गए। उनके लिए हिंदू मंदिर में जाके पूजा करने लगे, मुसलमान दुआ करने लगे, सिख अपने गुरुद्वारे में जाके अरदास करने लगे, ईसाई चर्च पहुंच गए क्योंकि उनका जॉन, जानी, जनार्दन, एंथोनी, इकबाल, विजय इस वक्त जिंदगी मौत की कशमकश में था और ये था वो सेकुलर इंडिया उस वक्त। और उस सेकुलर इंडिया को एक करने के लिए अमिताभ बच्चन के ये रोल आप देख रहे हैं, वो इकबाल बने, वो जॉनी बने, वो विजय बने और वो सब के हर तबके के, हर मजहब के एक हर दिल अजीज अदाकार थे। फिर हम ये देखते हैं कि बॉम्बे पहुंचने की खबरों पे फिल्मी सितारे हों, सियासतदान हों, वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आने लगे और वो वक्त था जब अमिताभ को तन्हाई की ज़रूरत थी, उनका इलाज चल रहा था, वो आईसीयू में थे। ऐसे में उनकी वालदा तेजी बच्चन को कहना पड़ा दिलीप कुमार को, जो उनकी इयादत के लिए आए थे, कि दिलीप साहब सॉरी, इस वक्त आप उनसे मिल नहीं सकते, क्योंकि वालदा के तौर पे वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी कि ये अमिताभ का किसी से मिलने का वक्त नहीं है, उनके लिए दुआ करने का वक्त है। तो डॉक्टर्स पे सब छोड़ दें और उसके बाद खुदा पे सब छोड़ दिया जाए। उनकी आंत की दूसरी बार सर्जरी की गई, हालात फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे। 2 अगस्त शुरू हो चुका था और 2 अगस्त की बहुत अहमियत है अमिताभ के ज़िंदगी में और जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें 2 अगस्त के बीच में होती कि कैसे हाउ अमिताभ बच्चन मेट विद डेथ ऑन 2 अगस्त। एक टाइम ऐसा आया कि अमिताभ का बीपी लेवल एक लेवल पे चला गया, यानी वो प्लस भी नहीं रहा, वो माइनस भी नहीं रहा और उनके दिल की जो धड़कन थी वो इतना काम तेज़ रफ्तारी से नहीं कर रही थी, उनको सांस लेने में मसला आ रहा था और वो किसी भी टाइम कोमा में जा सकते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि जब
डॉक्टर्स ने कहा कि जया बच्चन को कि अब आखिरी वक्त आ गया है, हम मायूस हो चुके हैं, आप अमिताभ बच्चन जी के साथ कुछ पल, उनके आखिरी पल हैं, आप उनके साथ अगर गुजार लें तो बहुत अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके परिवार के लिए। और जया बच्चन टूट चुकी थी। जब वो अंदर गई तो अमिताभ बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। और ये टाइम, ये 11 मिनट उनकी मेडिकली डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी मुल्क के सबसे टॉप क्लास डॉक्टर्स के बकौल। ऐसे में जब जया बच्चन अमिताभ के बेड के साथ बैठी थी, उनको अमिताभ के पाँव में हरकत महसूस हुई और साथ ही अमिताभ ने कुछ लम्हों के बाद अपनी आंखें भी खोल दी। तो जया बच्चन एकदम सदमे में थी। ये देख के एकदम उनमें ज़िंदगी की लहर दौड़ गई और वो जाके उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि अमित इज़ मूविंग। डॉक्टर्स आए, उन्होंने अमिताभ बच्चन का मुआयना किया और नहायत ही हैरानकुन तौर पे 11 मिनट जब अमिताभ को मेडिकली डेड करार दे दिया गया था, अमिताभ के जिस्म में हरकत होना शुरू होती है। और आई डोंट नो, अब ये वो कुछ दवाओं का असर था और ये भी था कि जब उनको मेडिकली डेड डिक्लेयर किया गया, एक डॉक्टर ने उनको बहुत ज़्यादा ताकतवर इंजेक्शंस की डोज दी आखिरी हरबे के तौर पे, और शायद वो डोज उनके काम आ गई। या बाहर खड़े वो लोग, चाहे वो मुसलमान थे, वो हिंदू थे, वो सिख थे, वो ईसाई थे, वो हिंदुस्तानी थे, वो पाकिस्तानी थे, वो विदेशी थे, उनकी दुआओं ने, उनकी पूजा ने कुछ काम कर दिखाया और मुआवजा हो गया। अमिताभ बच्चन मौत से मिला है, मौत उनको उस टाइम रोक ना सकी। और उस टाइम एक कार्टून बड़ा मशहूर हुआ था जो कि शिवसेना के रहनुमा बाला साहब ठाकरे ने बनाया। वो कार्टूनिस्ट थे बेसिकली। उन्होंने एक कार्टून बनाया कि अमिताभ बच्चन यमराज जी को पीट रहे हैं। यमराज यानी कि उनके मौत का जो फरिश्ता होता है हिंदू मत के अंदर। तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि यार उनका हीरो जो है इस तरह से जा सकता है। फिर मशहूर हिदायतकार करण जौहर के वालिद यश जौहर लंदन गए और लंदन जाके वो एक मशहूर डॉक्टर पीटर कॉटन को लेकर आए। तीसरी सर्जरी अमिताभ की जाती है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, और उस सर्जरी के बाद उनका जो खून का रिसाव था वो रुक जाता है और वो खतरे से बाहर आ जाते हैं। अब वो ब्रीच कैंडी में 31 जुलाई से लेकर 24 सितंबर तक रहते हैं, मगर इस सारे अरसे में वो बतदरीज बेहतर होते जा रहे थे। और यहाँ पे उनके वालिद मशहूर शायर हरिवंश राय बच्चन ने एक ख़त भी लिखा अपने किसी दोस्त को कि अमिताभ बच्चन बेहतर हो रहे हैं, आहिस्तगी से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। मैं आप सब लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर देखा हमने कि ये सब कुछ सिर्फ बॉलीवुड के अंदर नहीं हो रहा था, ये सब कुछ अवाम के लेवल पे नहीं हो रहा था। उस टाइम उनके जो करीबी दोस्त थे, मशहूर सियासतदान और आने वाले कल के वज़ीर आज़म राजीव गांधी, उनके बचपन के साथी, वो अमेरिका के दौरे पे थे और अपने दौरे को मुख्तसर करते हुए वापस बॉम्बे आए कि मेरा दोस्त ज़िंदगी मौत की कशमकश में है, मैं यहाँ पे टाइम नहीं गुजार सकता। और राजीव गांधी पहुँचे। इंदिरा गांधी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, वो एक दौरे से वापस आईं और आते ही उन्होंने सीधा बॉम्बे का रुख किया और वो अमिताभ से मिलने गई। जब अमिताभ अगस्त की ग़ालिबन 8 तारीख थी, तो वहाँ पे एडमिट थे। तो वो जब अमिताभ बच्चन ने इंदिरा गांधी को अपने सामने देखा तो वो बेख्तियार जज्बाती होकर रो पड़े, क्योंकि वो उनको अपनी माँ की जगह भी समझते थे। तो ये एक नेशनल ट्रॉमा बन गया था उस टाइम। वो जो जुलाई अगस्त के दिन थे, ख़ासकर 2 अगस्त का दिन, ये बहुत भारी गुजरा अमिताभ पे, मगर वो वापस आए मौत के दहाने से। और इस पूरे अरसे में शुरू में उनको फूड पाइप्स के ज़रिए खाना भी दिया गया, उनको उस अंदाज से सांस भी पहुंचाया गया और वो कमज़ोरी के आखिरी लेवल तक पहुंच गए थे। और यही वजह है कि उनका इलाज तो हो गया, लेकिन बाद में उनके जिगर को नुकसान हुआ। और आज भी उन, जबकि वो 80 साल की उम्र में फ़िट हैं और उन्होंने कुल्ली के बाद लातादाद फ़िल्मों में काम किया, मगर ये भी सच है कि उनका जिगर सिर्फ 25% काम करता है और वो इस 25% जिगर के साथ भरपूर अंदाज से अपनी ज़िंदगी को कई सेहतमंद नौजवानों के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिवली बसर कर रहे हैं और मिसाल है। फिर हम देखते हैं कि 24 सितंबर को अमिताभ बच्चन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से और वो अपने घर पहुंचते हैं, जहां उनके वालिद हरिवंश राय उनका जज्बाती अंदाज में
इस्तकबाल करते हैं, उनके गले लग के फूट-फूट के रोते हैं। और अमिताभ बच्चन ने बाद में बताया कि मैंने अपने वालिद को कभी ज़िंदगी में रोते नहीं देखा। हमेशा हर एक को हौसला देते देखा, लेकिन उस दिन मैंने उनको ज़ारो-क़तार रोते देखा और वो मेरे लिए रोए थे। और अगले 3-4 माह अमिताभ ने आराम किया और 7 जनवरी 1983 वो दिन था जब अमिताभ बच्चन ने बॉम्बे में कुली फ़िल्म की शूटिंग दोबारा स्टार्ट की और पूरे यूनिट ने उनका इस्तकबाल किया। देसाई साहब ने, उनके पुराने दोस्त एक्टर धर्मेंद्र स्पेशली उनको विश करने सेट पे पहुंचे। और वो जो फाइटर थे पुनीत एसर, जिन्होंने अमिताभ को पटक दिया था उस टेबल के ऊपर जहाँ से ये सारी घटना घटी, पुनीत एसर बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अमिताभ बच्चन बाद में उनसे स्पेशली मिले और प्रेस के सामने पुनीत एसर को खड़ा होकर कहा कि इस पूरे वाक़ये में पुनीत एसर का कोई कसूर नहीं था, ये महज़ इत्तेफ़ाक था, ये हादसा था और ये किसी के साथ भी हो सकता था। तो पुनीत एसर को इसका बिल्कुल भी ज़िम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है कि मशहूर एक्ट्रेस सुमिता पाटिल ने 25 जुलाई 1982 की रात को अमिताभ बच्चन को फ़ोन करके कहा आधी रात को कि अमित, मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है, एक बहुत भयानक सपना देखा है कि तुम्हें कुछ हो गया है, अपना ख्याल रखना। और अमिताभ बच्चन ने उनको यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बेंगलोर में हूँ, कुल्ली फ़िल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, तो थैंक्स फॉर योर कंसर्न। लेकिन अगले दिन ही ये वाक़या हो गया। वाइंड अप करते हैं इस व्लॉग को और जो बात मैं कहना चाहता हूँ आखिर में कि इंटरेस्टिंग है कि मनमोहन देसाई जी ने कुल्ली फ़िल्म के एंड में जो क्लाइमेक्स रखा था वो ये था कि अमिताभ बच्चन आखिर में मर जाएंगे। उनकी डेथ का सीन था, टावर से छलांग मारेंगे विलन को लेके और वो मर जाएंगे और वो अमर हो जाएंगे। और ये मनमोहन देसाई का प्लान था। लेकिन जब बीच में शूटिंग को अमिताभ बच्चन की वजह से रोकना पड़ा तो उनके प्लान में भी चेंज आ गया और उन्होंने सोचा कि यार अब इतनी बड़ी घटना के बाद अगर मैं अमिताभ को मार दूंगा तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि जो ज़ाती लड़ाई असल ज़िंदगी में अमिताभ लड़ के आए हैं अपनी ज़िंदगी की, इनको आखिर में बचना चाहिए। और फिर क्लाइमेक्स को चेंज किया गया। अमिताभ बच्चन ने बाकायदा दरगाह की चादर अपने जिस्म पे डाली। वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में थे उस सीन के अंदर, मगर वो आखिर में बच गए और वो एक हैप्पी एंड हमारे सामने आता है। और मनमोहन देसाई आज भी कहते हैं कि वो जो सीक्वेंस था अमिताभ का जिसमें वो बच जाते हैं कुल्ली के आखिर में और वो दरगाह की चादर उनके जिस्म पे होती है, ये मेरे करियर का सबसे बेहतरीन सीक्वेंस था। तो अमिताभ बच्चन 80 साल से ज़ायद हो चुके हैं, कुल्ली के बाद बेबहा फिल्मों में काम कर चुके हैं और आज भी हमारे लिए मिसाल हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत बड़ा सबक दे जाती हैं, लेकिन उसमें अगर हम साबित कदम रहें तो हम मौत को भी शिकस्त दे के आ सकते हैं। एक दिन तो मौत आएगी, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने कहा है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत तो महबूबा है, एक दिन लेकर जाएगी। ऑल द बेस्ट।